हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नम्रता आज यादों के स्टूपिड बॉक्स में लेकर आई हूँ एक हॉरर स्टोरी। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मरने के बाद क्या होता है? हम भूत बनते हैं या नहीं? क्या होता है हमारे साथ? ऐसी भटकती आत्माओं के शिकंजे में कोई फंस जाए तो उस आदमी का क्या हाल होगा? भूखा प्यासा, बदले की भावना लिए, अपनी इच्छाओं से भरा हुआ मरा हुआ इंसान अवश्य भूत बनकर भटकता है। हमारी दुनिया के परे भी एक नहीं दिखने वाली दुनिया भी है। इंसान अपनी लालच और अपनी दिखावे की जिंदगी के चक्कर में कभी कभी उस अदृश्य दुनिया से भी टकरा जाता है। ऐसी ही एक कहानी गांव की मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है भूतिया महल। जी हाँ, गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस भूतिया राजमहल के नए नए मालिक बनते जा रहे थे। रिंकू और राजीव अपनी पहली रात गुजार रहे थे। आज ही वह इस महल में रहने आए थे। रिंकू अपने काम में बिजी थी। वह पढ़ी लिखी थी, इसीलिए इस भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इतनी बड़ी जमीन, वो भी इतने कम दाम में मिलने के कारण फैक्ट्री सेलर करने के बाद रिंकू को अपने बिजनेस स्किल और कॉन्टैक्ट पर थोड़ा घमंड हो गया था। भानगढ़ एक ऐसी श्रापित और मनुष्य जगह जहाँ के किसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती थी। मुट्ठी भर अनाज में अपना घर चलाने को मजबूर थे किसान। अगर फसल कभी कभार अच्छी हो जाती तो किसानों के हिस्से में थोड़ा ही आता था, क्योंकि बाकी अनाज अपने आप गायब हो जाता था। फैक्ट्री की जमीन के साथ साथ ही अब भानगढ़ के रहस्य में राजमहल का मालिक भी रिंकू बन चुकी थी। उस राजमहल के हर कमरे की दीवारों पर बंदूकें लगी हुई थी और उसको बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। वहाँ के माहौल में अशुद्धता, आत्मा का प्रकोप था। वह शानदार राजमहल जो बरसों से बंद पड़ा था, किसी शमशान की तरह वीरान लग रहा था। 500 से ज़्यादा कमरे वाला महल सैकड़ों राज दफन किए हुए बैठा था। रिंकू, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों के मुंह से यहाँ पर प्रेत आत्मा की बातें सुनी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव, रिंकू ने हंसते हुए कहा, राजीव, तुम कब से इस दकियानूसी बातों को सच मानने लगे? तो इस गवार गांव के सभी लोग अजीब हैं? उनकी बातें छोड़ो, देखो हमारा काम कितना अच्छा चल रहा है। हमको सस्ते दाम पर ज़मीन भी मिल चुकी है और किसी भी परेशानी के बिना हमारी फैक्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है और महल की सफाई भी हो चुकी है। फिर भी तुम क्या बेकार की बातों के पीछे पड़े हुए हो? क्या तुम मुझे अपना काम करने नहीं दोगे? फालतू की बातें सोचना बंद करो। तभी उस भूतिया राजमहल की सभी लाइटें अचानक बंद चालू होने लगी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कुत्ते, लोमड़ी रोने लगे। रिंकू ने राजीव से कहा कि यह तो आम बात है, रात के समय ऐसा होता ही है, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन रिंकू ऐसा कहने से उस कमरे में लगी बड़ी सी वॉच की आवाज़ उस महल में गूंजने लगी। रात के करीब 2 बज चुके थे। किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही देर के बाद राजीव ने देखा कि काले कपड़े पहने हुए एक महिला उसके पीछे से बहुत धीमी गति से निकली। क्या राजीव का वहम था या सचमुच उसे वह औरत दिखाई दी? पता नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कमरे में अचानक से बदबू फैलने लगी। रिंकू, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को इस महल में नहीं आना चाहिए था। घबराते हुए राजीव ने रिंकू से कहा। कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा था और यह बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही थी। अचानक से कमरा इतना गर्म होने लगता है, या कुछ तो है यहाँ। गड़बड़, मेरा दिल बैठा जा रहा। राजीव ने कहा। हवेली में एक पुराने राजा की तस्वीर लगी हुई थी, उसके आगे कैंडल जल रही थी, अचानक से बुझ जाती है और रिंकू जिस टेबल पर अपने ऑफिस का काम कर रही थी, उन सभी पेपरों में आग लग जाती है। रिंकू जो अपना काम कर रही थी, टेबल पर रख के डॉक्यूमेंट जल चुके थे। फिर क्या, छत पर जो झूमर लगा हुआ था वह जोर से नीचे की ओर गिरता है। फिर वह 20 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। दोनों बुरी तरह से चोटिल हो चुके होते हैं। रिंकू के पैर में चोट लग गई थी और राजीव की पीठ पर जोर से चोट लग चुकी थी। दोनों किसी तरह वहाँ से खड़े हुए और चिल्लाने लगे, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। फिर वो लोग किसी तरह उस रूम से बाहर निकलने के लिए
उसके दरवाजे तक जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ज़ोर ज़ोर से जानवरों की आवाज़ें आने लगीं। वह लोग बहुत घबरा गए। फिर कैसे भी करके वो लोग महल से बाहर निकले तो वह क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत काले कपड़े पहनकर वहाँ पर खड़ी थी। अब रिंकू को पूरा विश्वास हो चुका था कि यहाँ पर भूत है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। उन्होंने सोचा कि हम राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। यह सोचकर वे दोनों राजमहल के मेन द्वार की तरफ भागे, पर अचानक से राजमहल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर से आवाज़ें गूंजने लगीं। फिर उन्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके महल के अंदर की ओर खींच रही है। यह महसूस करके वो दोनों डर चुके थे। राजीव ने कहा, हमारे बेटे का क्या होगा? यदि हमें कुछ हो गया तो? रिंकू ने कहा, क्या कर सकते हैं? फिर उस अदृश्य आत्मा ने उन दोनों को महल के अंदर खींच लिया। फिर धीरे धीरे आवाज़ एकदम शांत हो गई। महल का दरवाज़ा फिर से एक बार बंद हो चुका था। लोगों को समझने में देर नहीं हुई कि रिंकू और राजीव के साथ क्या हुआ है। वे दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उनका मैनेजर आता है और गांव वालों से हेल्प मांगता है, पर उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि यह श्रापित महल है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मैनेजर, जो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने सोचा कि अब उनकी इकलौती बेटी को फ़ोन करना ही ठीक रहेगा। उनकी बेटी एक होशियार और समझदार लड़की थी, जो कि मुंबई बिजनेस मीटिंग में गई हुई थी। मैनेजर साहब की एक बार कॉल करते ही उनकी बेटी ने कॉल उठाया और कहा, अंकल कैसे हो? मम्मी पापा कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, बेटा तुम जल्दी हो सके तो फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली आ जाओ। बेटी ने कहा, चाचा जी क्या हुआ, प्लीज़ बताइए, फ़ोन पर सब बात नहीं हो सकती, तुम हो सके उतना ही जल्दी वापस आ जाओ। ऐसा कहकर मैनेजर साहब ने फ़ोन काट दिया। फिर क्या होता है कि एक बाबा जी आते हैं और उस हवेली की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मालिक ने अच्छा नहीं किया। इस हवेली के दरवाजे खुलवाकर सभी आत्माएं जाग चुकी हैं। तुम मना कर दो उसको यहाँ आने के लिए। मैनेजर ने कहा, किसको बाबा जी? बाबा जी, तुम्हारे साहब की इकलौती बेटी, जिसने तुम्हारे साहब को इस हवेली के बारे में बताया। उन लोगों की इन प्रेत आत्माओं ने क्या हालत कर दी। बाबा जी मैनेजर साहब को अपने साथ ले जाते हैं और ज़मीन पर कटी कटी लाश से जो प्रेत आत्माओं ने कर दी थी उसको दिखाते हुए बोलते हैं कि देख लो इनकी हालत। बाबा जी ने बड़े से पेड़ की ओर इशारा करते हुए देखा। इस पेड़ के नीचे उन लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसने इस गांव के बारे में तुम्हारे मालिक को बताया था। रिंकू का मैनेजर पूरी तरह से डर चुका था। उसने उसकी इकलौती बेटी जैस्मीन को भी फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था, और बाबा जी मना कर रहे थे। मैनेजर साहब की रूह कांप उठी थी उस नज़ारे को देखकर। तो मैनेजर ने उसे रोकने के लिए कॉल करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है और बंद हो जाता है। उसने बहुत ट्राई किया, फ़ोन को ओपन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि किसी भी तरह मैं इस गांव से बाहर निकल जाऊं तो जैस्मीन को इस गांव में आने से रोक पाऊंगा। मन में सोचकर वह अपनी कार स्टार्ट करता है और गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ महल में ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, और जो फैक्ट्री से की थी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाती है। सब कुछ हवा में उड़ रहा था, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद उनको रोज़गार मिलने वाला था, पर यह सब कुछ देखकर गांव के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। बाबा जी ने फिर कहा, तबाही तबाही, जब तक उस महल को शांति नहीं मिलेगी तब तक तबाही होगी। रिंकू का मैनेजर अपनी कार लेकर जा ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक बिल्ली आ जाती है और कार गड्ढे में गिर जाती है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी के चारों टायर फट जाते हैं, गाड़ी के सभी शीशे टूट जाते हैं और बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं। एक अजीब सी शक्ति उस मैनेजर को महसूस होती है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, और इतने भयंकर एक्सीडेंट की वजह से मैनेजर साहब बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। वो बेहोश हो गए थे। थोड़ी ही देर में जैस्मीन कार लेकर वहाँ आती है तो क्या देखते हैं कि मैनेजर साहब गड्ढे में गिरे हुए थे। वह कैसे भी करके उनको बाहर निकालती, फिर गांव वालों की मदद से उसको किसी घर में ले जाती है और वहाँ पर उनका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज के नाम पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना कोई डॉक्टर वगैरह। भूतों से डरे हुए लोगों का क्या इलाज हो सकता था। फिर भी मैनेजर साहब को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी।